नमस्कार दोस्तों। ख्वाजा के जिस दरबार में सजदे करने के लिए सदियों से लाखों करोड़ों लोग जाते रहे, जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर जियारत करने दुनिया भर से हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, उस दरगाह के नीचे भी क्या मंदिर के अवशेष की तलाश होगी? सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती की जिस दरगाह पर हर धर्म के लाखों लोग हर महीने चादर चढ़ाने और मन्नतें मांगने जाते हैं, क्या अब उस दरगाह परिसर का सर्वे होगा और देश में नया बवाल शुरू होगा? जिस अजमेर शरीफ में 812 साल से सालाना उर्स मनाया जाता है, उस अजमेर शरीफ दरगाह की दीवारों और दरवाजों के पीछे और तहखानों में अब मूर्तियों की तलाश होगी। जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर हर रोज तकरीबन 10,000 या उससे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जिनमें हजारों गैर मुस्लिम भी होते हैं, उस अजमेर शरीफ को भी अब हिंदूवादी संगठनों की तरफ से निशाने पर ले लिया जाएगा। अजमेर की अदालत में उस याचिका के स्वीकार होने के बाद इन सवालों को मजबूत बुनियाद मिल गई है। जिस याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह में महादेव का मंदिर है, हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है, इसलिए पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। बात सिर्फ याचिका तक होती तो और बात थी, क्योंकि ऐसे दावे तो देश के सैकड़ों धार्मिक स्थलों को लेकर किए जाते रहे, लेकिन यहां तो अजमेर की अदालत में इस याचिका को मंजूर भी कर लिया गया और दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को पक्षकार बनाकर नोटिस भी जारी कर दिया गया। अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख भी मुकर्रर हो गई। आज 27 नवंबर 2024 को अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की कि अजमेर शरीफ की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुनानी, और शाम को कमिश्नर एसपी और कलेक्टर को लेके वहां सर्वे करने पहुंच गया और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। स्टोन पेल्टिंग हुई होनी थी। जब आए दिन आप हमारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पर यह कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। कभी बुलडोज किए जाते हैं हमारे मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाहें शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया, जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है और वहाँ कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही? क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लग गए। ये तो आए दिन का हो गया, कभी दरगाह खानगाहें शहीद होती है, कभी कुछ होता है। अब जरा सोचिए, मुस्लिमों के धर्म स्थलों के सर्वे और दावेदारी का जो सिलसिला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू हुआ था और जिसकी आंच एक सप्ताह पहले ही संभल की जामा मस्जिद तक पहुंची थी, उसकी जद में अब अजमेर शरीफ की दरगाह भी आ गया है। हिंदू सेना की तरफ से दायर इस याचिका का आधार एक रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब है, जिसमें कहा गया है या दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह का जो 75 फीट का बुलंद दरवाजा है, उसके निर्माण के वक्त मंदिर के अंश मिले थे। किताब में कहा गया है कि वहां एक ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था। मतलब ये कि एक जज साहब ने 113 साल पहले कोई किताब लिखी, आज उसी किताब का सहारा लेकर सुनी सुनाई कहानियों का हवाला देकर हिंदूवादी संगठन के लोग अदालत तक पहुंच गए और अदालत ने दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाली याचिका स्वीकार भी कर ली और सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया। अब जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर जनवरी में 813वां उर्स मनाने की तैयारी चल रही है, 813वां, उस दरगाह के सर्वे का आदेश हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक पर रखकर अब सदियों पुरानी मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां तलाशने का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये बहुत बड़ा सवाल है, चिंता का सबब भी। मैं न्यायालय की प्रक्रिया से हटके एक बात करना चाहूंगा आज आपके सामने।
ये जो परिपाटी डाल दी गई है कि हिंदुस्तान के अंदर कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है, हर इंसान उठ के आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन मूव कर रहा है, ये हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। ये परिपाटी बहुत गलत तरीके से डाली गई है। हाँ, जो विवाद 100-150 साल पहले से चल रहे हैं या 1947 से पहले चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर, उस विवादों को छोड़ा जाए, ठीक है, वो विवाद है, उसमें जो भी न्यायालय का फैसला है वो माना जाना चाहिए सबको, और न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, 4-5 बच्चे वहां शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मजहब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है, और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी समय समय पे इसका निर्माण होता रहा। इस दरगाह में हिंदू राजा जितने भी हुए उन सब की आस्था थी और सब अपनी अपनी अकीदत का नजराना इस दरगाह में पेश करते थे। उसके अलावा अंग्रेजी हुकूमत, क्वीन विक्टोरिया का हो जाए यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत की भी थी। यह सब तब हो रहा है जब संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2022 में कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों तलाशना। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। जाहिर है हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और। या तो मान लें कि संघ प्रमुख और बीजेपी के नहीं चाहते हुए भी संभल से लेकर अजमेर तक में याचिकाएं दायर की जा रही है। अदालत से चंद घंटों में सर्वे का ऑर्डर मिल जा रहा है और आनन फानन में जिला प्रशासन की पूरी टीम सर्वे के लिए पहुंच जा रही है और पहुंचने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये मानने की कोई वजह नहीं दिखती है, क्योंकि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाने वाली ऐसी तमाम हिंदुत्ववादी ताकतों को रसद पानी संघ, वीएचपी और बीजेपी के संरक्षण में ही मिलती है। मोदी, शाह और योगी की सत्ता अगर तय कर ले कि देश में मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मूर्तियां खोजने वाले बवाल को बंद कर दिया जाए तो इस पर लगाम लगते देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सब यही तो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान होता रहे और इनकी सियासी खिचड़ी पकती रहे, इन्हें सियासी फायदा होता रहे, चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता रहे, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर। तभी तो संभल में जो सर्वे टीम जा रही थी, उस टीम के साथ बहुत सारे लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मस्जिद पर चढ़ाई करने जा रहे हो। सर्वे के लिए जो टीम जा रही थी, चाहती तो गाड़ियों से जाती, लेकिन वो गलियों से गुजर रही थी। उन गलियों में तनाव पैदा करने की कोशिश करने के लिए, जय श्री राम के नारे चिढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए। और यह ऐसा मैं कह रहा हूं उसकी वजह है क्योंकि सब तयशुदा ढंग से हो रहा है। तभी तो याचिकाकर्ता जो वकील ज्ञानवापी के सर्वे के लिए सक्रिय होते हैं, वही वकील संभल भी पहुंच जाते हैं। किसी का रिश्ता, याचिकाकर्ताओं में से किसी का रिश्ता वीएचपी से है, किसी का बीजेपी से, किसी का संघ से, किसी का किसी और हिंदू संगठन से। कई बार ऐसे फ्रिंज एलिमेंट भी मस्जिदों, मीनारों और दरगाहों के पीछे पड़ जाते हैं, जिन पर सरकार जब चाहे लगाम लगा सकती है, लेकिन लगाएगी नहीं, क्योंकि देश में तनाव का यह माहौल उन्हें अपने सियासी फायदे के लिए मुफीद लगता है। मोदी राज में सैकड़ों ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं, जो आए दिन नया बवाल खड़ा करते रहते हैं। कई बार उनके तार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी या वीएचपी के किसी नेता से जुड़े मिलते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता हिंदू सेना नाम का एक संगठन चलाते हैं और कई बार मुस्लिम विरोधी हरकतों की वजह से चर्चा में रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हंगामा करने, कभी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के दफ्तर में पहुंचकर मारपीट करने, कभी गोमांस बेचने की गलत सूचना देने, तो कभी कहीं और बवाल करने की वजह से विष्णु गुप्ता और उसके संगठन के खिलाफ कई बार पहले भी मामले दर्ज हुए, लेकिन उसका कभी कुछ बिगड़ा नहीं। अब उसी विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे के लिए याचिका दायर की तो अदालत से नोटिस जारी करवाने में कामयाब भी हो गया। अब अगली तारीख पर केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय, एएसआई और दरगाह कमेटी को अपना पक्ष रखना है। देखिए, एक न्यायालय की प्रक्रिया है,
न्यायालय में सबको जाने का अधिकार है, और जब न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो एक प्रक्रिया होती है, उसको न्यायालय सुनवाई हेतु निहित करता है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी करता है। हालांकि इसमें मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है सज्जादा नशीन साहब, मैं उनका जानशीन, उनका उत्तराधिकारी हूँ और ख्वाजा साहब के वंशज हैं हम लोग। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया, इसमें दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया गया है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बनाया गया है। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे हम लोग नजर लगा के बैठे हुए हैं, और हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट्स की टीम है हमारी, हम उनसे पूरे कांटेक्ट में हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे राय लेकर के इसके अंदर आगे की जो भी हमें कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अंदर अगर सम्मिलित होना है तो हम भी सम्मिलित होंगे, लेकिन ये कि मजबूती के साथ हम अपना पक्ष रखेंगे। जिस अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर आज बवाल मचा है या बवाल मचाने की तैयारी है, उसका इतिहास 800 साल पुराना है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 11वीं सदी में सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। फिर अजमेर को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और वहीं के होकर रह गए। मानवता की सेवा और गरीबों के लिए खुद को समर्पित करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती उस दौर में गरीब नवाज कहे गए और आज भी उन्हें लोग गरीब नवाज कहते हैं। सूफीवाद में यकीन करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सभी धर्मों के लोग अपना मानते थे, सदियों से मानते रहे और आज भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका दर सबके लिए खुला रहे। 1230 में उनके निधन के बाद कहा जाता है कि वहाँ दरगाह का निर्माण कराया गया। हालांकि इस दरगाह को बनाने की शुरुआत कब हुई और पूरी तरह से कब बना, बीच बीच में कुछ निर्माण हुआ, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। हैदराबाद के निजाम से लेकर अलग अलग दौर के बादशाहों के वक्त, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर इस बात की चर्चा है, जो दर्ज मिलता है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण कराया था। कुछ हिस्से का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने भी कराया, कुछ हिस्से का निर्माण शाहजहां ने भी कराया, और मुगल बादशाह चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, ख्वाजा के दरबार में जाया करते थे। आज़ादी के पहले तमाम राजे रजवाड़े भी अजमेर जाया करते थे। पंजाब की सिख रियासतों के लोग भी हर दौर में अदब के साथ सिर झुकाने अजमेर जाया करते थे, क्योंकि सदियों से सब यही मानते रहे कि ख्वाजा के लिए धर्म से ऊपर इंसानियत और प्रेम है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर जाने वालों में हर धर्म के लोग हैं। साल में किसी भी दिन आप अजमेर चले जाएं, देश के कोने कोने से आए गैर मुस्लिम तीर्थयात्रियों की भीड़ वहां आपको मिल जाएगी। और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ये सभी मेरे दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं जो हम आते ही रहते हैं हर साल में 2-3 बार, जब ख्वाजा जी बुलाते हैं। और ख्वाजा जी की कृपा है, सब कुछ दिया उन्होंने, जो पाया दरबार से पाया। ख्वाजा साहब जी के लिए मैं जितना कहूँगी उतना कम है। देखिए, मैं नहीं जानती कि लोग इनको कितना मानते हैं, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ, और मैं सबसे यही कहूँगी कि एक बार इनके दरबार आके देखिए। अगर आपकी झोलियाँ ना भरे ना, तो आप देख लेना, बिन मांगे यहाँ पे अपनी मुरादें पूरी होती हैं। तो एक बार ज़रूर आइएगा, जब भी कोई आता है ना अजमेर, एक बार ख्वाजा साहब के दरबार ज़रूर आइए। मैं चंडीगढ़ तो आए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਤੇ ਉੱਠ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ चल ਜਾਂਦੇ ਆ। अब सवाल तो यही है कि जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने हर साल लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, देश के सारे प्रधानमंत्रियों की तरफ से जिस दरगाह पर चादर चढ़ाने का रिवाज रहा हो, उस दरगाह को विवादों के केंद्र में लाकर अब उसका सर्वे कराने और मंदिर घोषित करने की लड़ाई शुरू करने का मकसद क्या है? चाहे मथुरा की शाही मस्जिद हो या फिर धार की भोजशाला, दिल्ली का कुतुब मीनार हो या लखनऊ की टीली वाली मस्जिद, अब कहीं भी स्थानीय अदालत में इन इमारतों या इन मीनारों या भोजशाला के बारे में याचिका दायर की जा सकती है, और मुमकिन हो अदालत की तरफ से सर्वे के आदेश दिए जा सकते हैं। कुतुब मीनार को लेकर कई बार कुछ हिंदुत्ववादी संगठन बवाल कर चुके हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर बीजेपी नेता और सांसद साक्षी महाराज ये कह चुके हैं कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर और मूर्तियां दफन है, जामा मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। तो जरा सोचिए क्या क्या कुछ होने लग सकता है अगर अदालतों से ऐसे दरवाजे याचिकाओं को कबूल करने का सिलसिला शुरू हो जाए। आगरा के ताजमहल को तेजो महाल घोषित करने की मांग तो उठ ही रही है। मथुरा की शाही मस्जिद के सर्वे के लिए याचिकाएं भी अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा? देश में ऐसे ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन हैं जिन्होंने सैकड़ों ऐसी मस्जिदों, मीनारों और दरगाहों की लिस्ट बना रखी है जहां वो खुदाई कराना चाहते हैं, जिसके नीचे वो मूर्तियां खोजना चाहते हैं।
क्या ऐसे संगठनों के मंसूबों को हौसला मिलने वाला है? क्या देश में अब एक नया बवाल शुरू होने वाला है? ऑप इंडिया एक दक्षिणपंथी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर तो बाकायदा आर्टिकल छापकर कहा गया है कि 1800 ऐसी मस्जिदें या दरगाह हैं जिनके नीचे मंदिर और मूर्तियां हैं। ऐसे दर्जनों संगठनों के नेता बार बार यह ऐलान करते रहते हैं कि उनके पास एक लंबी लिस्ट है और वो चाहते हैं उन सब की खुदाई हो। तो क्या देश के अलग अलग हिस्सों में अदालतों में याचिकाएं दायर होंगी? और क्या अदालत, जिस तरह से संभल की अदालत ने एक ही दिन में याचिका स्वीकार करके उसके बाद सर्वे का आदेश दे दिया और एक ही दिन में सर्वे करने वाली टीम पहुंच गई, जिस तरह से अजमेर की अदालत ने स्वीकार की याचिका अजमेर की दरगाह को लेकर, क्या ऐसे ही अलग अलग राज्यों में ऐसी याचिकाएं स्वीकार होगी? और ऐसे अलग अलग राज्यों की अदालतें कहीं ऐसी 400-600 साल पुरानी मस्जिद या दरगाह की सर्वे की अनुमति दे देगी? तो फिर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा? 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ने अयोध्या को छोड़कर 1947 के पहले के सभी धर्म स्थलों के मूल चरित्र को बनाए रखने का जो प्रावधान किया था, क्या उसकी अब धज्जियां उड़ाई जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसके कसूरवार भारत के पूर्व चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ होंगे। जी हां, D.Y. चंद्रचूड़ ही थे जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की इजाजत यह कहकर दे दी थी कि किसी धर्मस्थल के धार्मिक चरित्र की पहचान करना प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग को अगर तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया होता तो आज यह बवाल न हो रहा होता। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद मैंने वरिष्ठ पत्रकार और कानून के जानकार NK सिंह से इसी विषय पर लंबी बातचीत की थी। उनसे मेरी बातचीत का हिस्सा सुनिए और आने वाले खतरे को समझिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ ज्ञानवापी के मुद्दे पर सर्वे की इजाजत देकर कितना बड़ा अपराध कर गए हैं और उसका खामियाजा आने वाले समय में देश भुगतेगा। अगर इसी तरह से संभल से लेकर अजमेर तक और कल को देश के अलग अलग हिस्सों में अगर इसी तरह से अदालतों में याचिकाएं दायर होती रही और वो याचिकाएं स्वीकार होती रही और उन याचिकाओं के आधार पर कहीं सर्वे के आदेश दिए जाते रहे, देश जख्मी होगा। कैसे? सुनिए। दरअसल जितना मोदी ने सेकुलर फैब्रिक को डैमेज नहीं किया, जितना हिंदुवादी एग्रेसिव फोर्सेस ने नहीं किया है, जितना पॉलिटिकल क्लास ने नहीं किया है यानी बीजेपी ने नहीं किया है, उससे ज्यादा जस्टिस चंद्रचूड़ के इस जजमेंट ने किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा दिया धर्मस्थल का धार्मिक चरित्र तय करना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप कितना बड़ा ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, अगर आप गौर से देखें तो इस चीफ जस्टिस के इंटेलेक्चुअल उस समय हम लोग ये नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में अच्छा हम लोग कितने उदार बना थे कि आप याद करिए कि जब राम मंदिर का फैसला आया, हम सब जानते थे कि फैसला टाइटल सूट का है कि इसकी मिल्कियत और एडवर्स पोजीशन किसके पास था और उसके वजह से जो डॉक्ट्रिन बनता है सिविल सूट का, उसमें क्या फैसला होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग फैसला गया और मुसलमानों के रिलीजियस उसको 5 किलोमीटर दूर आपने कहीं फेंक दिया और कहीं उधर बनवा लो। और आप ये सब करते रहे, इसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि नहीं जस्टिस चंद्रचूड़ पे भरोसा है। दरअसल ये पूरा का पूरा भरोसा अब जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि सेकुलर फैब्रिक को भारत के अगर किसी एक इंडिविजुअल ने अपने जजमेंट से डैमेज किया है तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। आप इस जजमेंट को देखिए, सीधा सेक्शन 3 और 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसका सेक्शन 3 और 4 चीख के कह रहे हैं कि इसके मुतल्लिक ये जो बाबरी मस्जिद है इसके अलावा कोई भी वाद नहीं लिया जाएगा और कोर्ट में जो वाद है वो सीज कर जाएंगे। ये सेक्शन 4 के पहले की स्थिति बहाल रहेगी जैसे भी जो भी धार्मिक स्थल थे जी, एक्सेप्ट अयोध्या। चीख के कह रहा है और पार्लियामेंट का ये लॉ है। और आप ही ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही अयोध्या जजमेंट पे भूरी प्रशंसा की इस एक्ट की, कहा कि साहब ये एक्ट तो गजब का है। और आप जानते कहा क्या था इसमें? कहा था कि द स्टेट हैज by enacting the 1991 law enforced a constitutional commitment and operationalized its constitutional obligation। कि ये कानून बना के राज्य ने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह निभाया है
ये आगे का है टू अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म व्हिच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये उस जजमेंट में अयोध्या आपने दिया। अब आपको बैलेंस करना था, क्योंकि अयोध्या तो आप राम मंदिर तो दे रहे थे, वो बाबरी मस्जिद तो वो न्यौछावर कर रहे थे, तो आपने बैलेंस करने के लिए कहा अपने जजमेंट में कि साहब ये तो गजब का एक्ट है और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक के लिए इससे बढ़िया कानून नहीं हो सकता। लेकिन वही आदमी जब 2022 में जब अश्वनी उपाध्याय का पिटीशन और सुब्रमण्यम स्वामी का पिटीशन आता है 2021 में, तो 22 में उसको कहा जाता है हाँ साहब इस कानून की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी पड़ेगी, और इसको टेकअप कर लिया जाता है। बजाय ये कहने कि नहीं भाई ये कानून सेकुलर ऑब्लिगेशन कमिट फुलफिल कर रहा है, आपने उसको ले लिया कि हाँ इसकी वैधानिकता को देखना पड़ेगा, संवैधानिक है कि नहीं देखना पड़ेगा, ये कह के आपने ले लिया। इशारा काफी था। जैसे ही 22 होता है उसके बाद एक फ्लडगेट ओपन हो जाता है। आप देखें, ताज्जुब करेंगे कि मथुरा, काशी सारे के सारे आ जाते हैं। मथुरा और काशी की क्या स्थिति है? काशी में यही कहा गया साहब हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें वहां पे पूजा का वो अधिकार मिल जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ फिर ये केस आता है और आप ताज्जुब, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया, लोकल कोर्ट ने बहाल कर दिया कि हाँ साहब इसका रिलीजियस कैरेक्टर तो देखना पड़ेगा। और जैसे ही किया तो आप ताज्जुब करेंगे कि शाम को पहुंच गए वहां और एएसआई ने कैरेक्टर डिसाइड कर लिया और वो रिपोर्ट लीक कर दी, जो कि नहीं हो रही थी, उस रिपोर्ट को लीक कर दिया। अरे साहब वहां पे तो शिवलिंग मिल गया, वहां पे शिवलिंग मिल गया है साहब, और बिल्कुल पक्का हो गया, अब तो कंफर्म हो गया। आप सोचिए हिंदू के जनमानस को आपने क्या कितना उद्वेलित कर दिया एक अपने चालाकी से, और एएसआई ने उसे लीक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट ने कहा साहब इसमें रिलीजियस कैरेक्टर कहा जा रहा है, इसमें कानून कहां वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला आता है, यही जस्टिस चंद्रचूड़ बैठते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो रिलीजियस कैरेक्टर जो डिटरमाइन करना है इसके लिए है, हम उसको अल्टर नहीं कर रहे हैं, उसको बदल नहीं रहे हैं। कानून ने बदलने की मुमानियत की है ना, तो हम कहां बदल रहे हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ से कोई पूछे कि ये तो फंडामेंटल लॉ है, शुरू में एलएलबी में पढ़ाया जाता है कि अगर जजमेंट में लिखा है कि सारे वाद सीज कर जाएंगे और फ्यूचर में कोई वाद नहीं आएगा, मैं वो आपको पढ़ के सुना दूं आपके व्यूवर्स के लिए कि वो सेक्शन 4 है क्या, सेक्शन 4 कितना क्लियर है अपने उसमें, जिसको कि आप लेके आज कह रहे हैं। और चंद्रचूड़ जरा सुनिएगा, कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा और न्यायालयों आदि की अधिकारिता का वर्जन, मतलब ये ब्लॉक किया जाता है, न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सब क्लॉज 4 कहता है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और आगे कहता ये घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। आगे कहता है यदि इस अधिनियम के प्रारंभ पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो वह उपशमित हो जाएगी, मतलब सीज कर जाएगी। और ऐसे किसी भी मामले के बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी। मतलब कि फ्यूचर में भी आप नहीं कर सकते। आपने ये सुना कैसे जस्टिस चंद्रचूड़? आपको ये अधिकार किसने दिया था कि आप इसको सुने और कह दें नहीं साहब रिलीजियस कैरेक्टर, दरअसल वो हम तो सिर्फ ये सर्टेन कर रहे हैं कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर कैसा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ये तो कानून चीख के सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि जितना जयमन भारत के सेकुलर फैब्रिक को चंद्रचूड़ ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो आपके हार्डकोर बैठे हैं वो असम का चीफ मिनिस्टर या तमाम ऐसे नेता, हमारे कई चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि
क्योंकि वो तो जी, पॉलिटिकल हिट के लिए वो करेंगे ही, वो काशी मथुरा अयोध्या तो करते रही हैं, वो रामलला हम आएंगे, वो सब तो उनका नारा रहा है पॉलिटिकल। असली तो जो आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरह से आपने उसको किनारे करके और उसके बाद जो दरवाजा खोल दिया आपने सर्वे करने का, ये यहां से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब आज मैं देख बस रहा हूँ लोग यहाँ से यही ये ध्यान दे रहे सिलसिला हैं शुरू कि हो गया। अब और दूसरी बात, अदालतों का देखिए फास्ट ट्रैक जैसे हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया हो, सेम डे याचिका, सेम डे आदेश और सेम डे सर्वे टीम चली गई। ऐसे मामलों में अदालत का प्रोएक्टिवनेस होना, और एक लिस्ट है सिंह साहब, मैं ऑफ इंडिया और बहुत सारे जो ऐसे राइट विंग की वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग 1800 2000 मस्जिदों की बात कर रहे हैं, और मैं ऐसे जहां विवाद है, अगर मध्य प्रदेश में भोजशाला का विवाद है, हम लोग जानते हैं, उज्जैन का विवाद है, धार में जो भोजशाला का विवाद है, मथुरा और काशी तो चलिए चल ही रहा है सदियों से, अजमेर में विवाद है, जामा मस्जिद अहमदाबाद को लेकर विवाद है, सब भाई सबको लेकर यही दावा, अब याचिकाएं दायर होने लगेगी। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ संभल में याचिका दायर की, जामा मस्जिद को लेकर मेरे सामने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसको लेकर साक्षी महाराज का बयान है कि जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है ऐतिहासिक विश्व धरोहर, उसके नीचे भी मंदिर है, ताजमहल को लेकर तेजो महल है और ये सब तो कहा ही जा रहा है, वहां भी विवाद है, कुतुब मीनार को लेकर कहा जा रहा है 27 प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण। एक कंसेप्ट और भी है कि मक्का में भी जो है वो यही हिंदू से गया है। तो कई बार हमने ये भी सुना है कि उनका ये भी मुराद है कि नहीं साहब, वो जो वहां गया है वो भी हिंदू उससे गया है। तो हकीकत ये है कि आपने एक पैशन क्रिएट कर दिया। आपने क्यों बना था कि इसके बाद ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, भारत में इस तरह का कम्युनल फ्रेंजी ना होने पाए। जब आप रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड कर देंगे तो जनमानस को उद्वेलित कर देंगे कि यहाँ पे शिवलिंग था, यहाँ पे तेजोमय उनका मंदिर था, तो आप रिलीजन अननेसेसरी एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं, ये कह के साहब नहीं हम तो खाली कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। अरे कैरेक्टर डिसाइड करके अचार डालेंगे उसका जो जनमानस पे प्रभाव पड़ेगा उसको तो सोचिए आप। और ये आप अपने जजमेंट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैसे उसका काम करेगा, फायदा जो मिले। बिल्कुल, आपने सर्वे का ऑर्डर दिया और उसके बाद लोग पहुंच गए वहां पे, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का बयान शुरू होगा, बटोगे कटोगे में अगला एक्सटेंशन होगा कि अब तो संभल। अब आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, शाही ईदगाह मथुरा का था, इसका 1968 में, आप जरा सोचिए कितने वो मैच्योर रहे होंगे समाज के लोग, कि 1968 में समझौता हुआ जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संस्थान था और शाही ईदगाह ट्रस्ट, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि ये इधर और ये इधर, और हम लोग अपना पूजा इबादत करते रहेंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि जब चंद्रचूड़ साहब का ये आता है या इस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का होता है, एक वाद उसमें भी चला जाता है कि साहब ये हम नहीं मानते, ये समझौता साहब ये हमारे अधिकारों को कर्व कर रहा है, और ये कह के आप कोर्ट ने उसके भी सर्वे का आदेश दे दिया, कोर्ट ने उसके दरियाफ्त का भी ये रास्ता खोल दिया। तो आप जानबूझ के ये खेल करते हैं ताकि एक कम्युनिटी को फायदा मिले। हकीकत ये है कि जितना डैमेज इन कोर्ट्स ने, भारत की कोर्ट्स ने किया है हमारे सेकुलर फैब्रिक को, उतना तो मुझे लगता है कि कोई भी हिंदू का जितना भी एग्रेसिव संगठन होगा उसने नहीं किया है। इन जजमेंट्स को आप गौर से देखिए, आप राम मंदिर का जजमेंट पे देखिए। जी सर, इसमें अब ये भी हो गया ना कि अब तक जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में और वो सीमा अदालतों की और फैसले के बीच में वो एक दीवार और सीमा थी, तब तक आप हर्ष में एक मानते थे कि 51 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, 47 के पहले की यथास्थिति बहाल रहेगी। अब जब ये चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने जो ये कह दिया, ज्ञान वापी से जो शुरू हो गया कि धार्मिक चरित्र तय करना प्रतिबंधित नहीं है, अब उसके बाद तो निचली अदालतों को क्या है, वहां तो बस उनके सामने एक नजीर बना हुआ है। अब कोई भी अदालत में यही कह रहा है फ्लड गेट खुलेगा। अब उसके बाद जो एक लंबी लिस्ट है, 5 7 10 लिस्ट मैंने बताई है, ऐसे बहुत सारे, कल को जामा मस्जिद को लेकर जो दिल्ली में चला जाए 3 जारी है जिस भी जुरिस्डिक्शन में कि भाई इसका सर्वे होना चाहिए, कुतुब मीनार को लेकर चला जाएगा और उसके बाद वहां की अदालत ऑर्डर कर देगी। पता चला कि दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस 2000 लोगों को लेके चली गई जामा मस्जिद का सर्वे करने, खुदाई करने के लिए, पता करने के लिए। ज्ञान वापी में यही हुआ कि नवंबर में
19 नवंबर को ये एक पेटिशन आया। पेटिशन में कहा क्या गया? साहब 1669 में औरंगजेब ने ये जो हमारे देवता थे विश्वेश्वर भगवान, जो वहां पे दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर भगवान कहा जाता है, तो विश्वेश्वर भगवान के मंदिर को तोड़ के और ये मस्जिद बनाई गई। अब इसका बेसिक क्या है? हम मान लेते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, एक अताताई बादशाह था, उसने ये सब किया, औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, जिसने भी किया। क्या 400 साल 500 साल के हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को आज आप राइट करेंगे? आप जरा सोचिए, जस्टिस चंद्रचूड़ से कोई ये पूछे, या ये जो बैठे हुए काला चोगा पहने, जो नीचे की अदालत हो या ऊपर की हो, और जस्टिस चंद्रचूड़ अपने को इंटेलेक्चुअली भी बहुत वो मानते हैं, कोई इनसे पूछे कि क्या हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हुए हैं वो प्रेजेंट से आप उसका रिवर्स करेंगे, उसको राइट करेंगे आप? तो अगर इस तरह होगा तो बाबर के टाइम में बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा था कि हमने जिस तरह से हमारी सेना ने और हमने जिस तरह से काफिरों को वो किया, हम आज मैं गाजी हुआ, लास्ट में उनके दस्तखत है बाबरनामा में, आज मैं गाजी हुआ, और ये कह के कि किस तरह सब्जुगेट किया हिंदुओं को, ये लिखा हुआ है। और ये बात सच है कि उस समय जिस तरह बलात्कार हुए, जिस तरह सेना को पुलिस गई, अत्याचार हुए, रौंदा गया, तोड़ा गया, उस ये सब है अतीत, जख्मी अतीत है, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन उस अतीत लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ, आज क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब आप उसका प्रतिकार लेंगे तो पुलिस को खुली छूट दे देंगे? क्या आप कौन सा समाज बना रहे हैं? आप क्या 500 साल पहले किसी एक अताताई ने कुछ किया, उसका खामियाजा आज के मुसलमान भुगते? ये कहां से जस्टिफाइड है?